हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने राज्य व्यवस्था पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लेकर आया हूं। और यकीनन तौर पर ये हर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन क्षेत्र होता है, ये एक ऐसा प्रश्न क्षेत्र है कि ग्रुप डी से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक, रेलवे से लेकर एसएससी तक और आईटीआई इंट्रेंस टेस्ट से लेकर के ग्रुप डी तक और जीडी प्रत्येक क्षेत्र में ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 संविधान का भाग 3 राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ज्ञात होगा इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और स्वयं आयरलैंड जो है इसे स्पेन के संविधान से प्राप्त किया था। भारत ने आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से प्राप्त किया। और आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, उसमें ये तो एक ऐसा है जो बारंबार पूछा जाता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात संविधान का अनुच्छेद 55, राज्यसभा में 12 लोगों का विशिष्ट 12 लोगों का कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो आयरलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट होता है, वहां से ये महत्वपूर्ण तथ्य को लिया गया। तो आज हम देखेंगे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व वास्तव में है तो क्या। विद्यार्थीगण, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का आदर्श, भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान निर्माताओं की दार्शनिक मनोदशा, संविधान निर्माताओं की दार्शनिक मनोदशा का अध्याय के नाम से जाना जाता है। संविधान का आदर्श है। संविधान निर्माता जो कि स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का जीवंत गवाह थे, उन्होंने देखा था गुलामी की जंजीरों में क्या क्या सुविधा हम लोगों से छीन ली गई, नागरिकों को क्या क्या सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। बदलते विश्व में वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब विश्व स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत थी 1688 से, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1789। अमेरिका में जो विश्व का पहला संवैधानिक गणतंत्र बना, फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो पूरे विश्व के तमाम सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से भारत को किस प्रकार से अछूता रखा गया। तो अपने उसी विचार को, अपने उस सोच को, उस नजरिया को, अपने उस विचारधारा को, अपने उस फिलॉसफी, अपने उस दार्शनिक सिद्धांत को राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को भी हम लोग गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और बौद्धिक विचारधारा, 3 भागों में राज्य का नीति निर्देशक तत्व को गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और उदार बौद्धिक विचारधारा के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को भी 3 अलग अलग पार्ट में बांटा। 36 से 51 को भी 3 भागों बांटा गया है। और कई बार आपने प्रश्न के रूप में देखा होगा, खास करके जब आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी या कौन सा समाजवादी विचारधारा से या कौन सा उदार बौद्धिक विचारधारा से संबंधित। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व से भिन्न भिन्न प्रकार का 20 से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। अधिक कंसेप्ट है तो आप इस तमाम प्रश्न को हल कर देंगे, लेकिन अक्सर हाँ विद्यार्थी यहाँ पर चूक जाते हैं। वो आपसी डिस्कशन या सेट बनाकर चाहते बस कुछ क्वेश्चन हल कर लिए,
बड़े आसानी से इसके प्रश्न को हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जाना पहचाना जानते हुए भी थोड़ी सी समझ के अभाव में ऐसे प्रश्न गलत हो जाता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने देश की बनने वाली सरकार, क्योंकि यहाँ राज्य के से तात्पर्य पार्टिकुलर बिहार बंगाल कोई राज्य नहीं, बल्कि अनुच्छेद 36 में जो उसकी परिभाषा दिया गया है, राज्य से तात्पर्य संपूर्ण भारत का भौगोलिक सीमा से लेकर जलीय सीमा, द्वीपीय सीमा, कोई तमाम सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने देश की सभी सरकार, सभी प्राधिकार के सामने एक प्रकार का यह गाइडलाइन, एक प्रकार का होमवर्क उनके सामने प्रस्तुत किए कि आपका कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराया जाए जिसे अंग्रेजों ने और उसके पहले भी मुगलों ने जनता को वंचित रखा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ही भारतीय नागरिकों को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र देता है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की सुविधा उपलब्ध कराता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ही सामाजिक न्याय के साथ समता, समानता, सामाजिक न्याय के साथ समानता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार उसे समानता देती है, स्वतंत्रता देती है, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ, आपको याद होगा प्रस्तावना में मैंने चर्चा किया था कि प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया था। तो सामाजिक न्याय जो है वो मौलिक अधिकार के माध्यम से नहीं, बल्कि राजनीतिक, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से प्राप्त होता है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय हमें देता है मौलिक अधिकार, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वास्तविक तौर पर देखा जाए तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ही प्राप्त होता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो संविधान का अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य आखिर में है क्या। मैंने बताया कि सभी सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय प्राधिकार हो, द्वीपीय प्राधिकार हो, वो सभी राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य कोई पार्टिकुलर राज्य से नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार भी राज्य के अंतर्गत ही है और नीतीश कुमार की सरकार भी राज्य के अंतर्गत ही है। स्थानीय क्षेत्र में गांव में जो मुखिया और ग्राम सभा है वो भी राज्य के अंतर्गत है। नगर में जो नगर पालिका, नगर निगम है, पटना का मेयर सीता साहू, वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ होमवर्क दिया, कुछ गाइडलाइन जारी किया। उनका एक आदर्श था, उनकी जो एक कल्पना थी, यदि भारतीय नागरिकों को अमुक अमुक सुविधा जो उन्होंने इसके अंतर्गत रखा यदि प्राप्त होता तो हमारी बौद्धिकता, हमारी राजनीतिक सोच, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता काफी आगे हुआ होता और हम शायद फिर जो है जो अतीत काल में विश्व के नंबर 1 थे तो आज रहते, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक और मानवीय दोनों रिसोर्स भरपूर हैं, लेकिन उसका शोषण किया गया, नागरिकों को उन सुविधा से वंचित रखा। BS नायपाल का नाम आपने सुना होगा, भारतीय मूल के त्रिनाद टोबैगो के नागरिक, जिन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने भी अपनी साहित्यिक कृति में इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेजों के पूर्व से लेकर के दिल्ली सल्तनत और मुगलों के काल में और बाद में अंग्रेजों ने भारत को जो लंबे समय तक गुलाम रखा, इससे भारतीयों की बौद्धिक क्षमता ही समाप्त हो गई। अतीत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत ने अपनी बौद्धिकता के बल पर एक से एक आविष्कार किया, लेकिन पूरे हम देखते हैं कि 1200 के बाद भारत की बौद्धिकता ही, गुलामी की मानसिकता ने भारत की स्वतंत्रता, स्वतंत्र सोच, इनोवेशन की क्षमता को ही समाप्त कर दिया। इसलिए राज्य का नीति तत्व में उसी बौद्धिक जागरण को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 37
लिखता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति एवं सरकार की आर्थिक संसाधन, सरकार की आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 37 लिखता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय अर्थात लागू नहीं कराया जा सकता है। इसी एक पंक्ति के आधार पर केटी शाह जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा यह एक ऐसा चेक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकर पर निर्भर करता है या बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज को चेक के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपका पैसा बैंक में है, आप चेक काट कर दिए तो बैंक को पैसा देना है, चाहे वो क्रॉस चेक हो तो अकाउंट में दे या बियरर चेक हो तो नगद दे। लेकिन कहता ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर निर्भर करता है। केटी शाह का ये वक्तव्य जो है रेलवे से लेकर एसएससी और बीपीएससी हर में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 38 जो आपका प्रस्तावना की लाइन है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसे यहाँ दोहराया गया है क्योंकि प्रस्तावना क्या है, संविधान का संक्षिप्त रूप से संविधान का निचोड़ है। तो अनुच्छेद 38 यही कहता है कि राज्य, यहाँ पर राज्य शब्द हर जगह है, राज्य नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए, नागरिकों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए, नागरिकों को स्वावलंबी बनाने के लिए, नागरिकों में नवीन सोच को पैदा करने के लिए, इनोवेशन की शक्ति को बढ़ाने के लिए राज्य जो है लोक कल्याण से संबंधित कार्य को पूरा करे। लोक कल्याण शब्द का यहाँ प्रयोग अनुच्छेद 38 में किया गया है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य, सोशल वेलफेयर स्टेट है, इसकी जानकारी हमें संविधान का राज्य का नीति निर्देशक तत्व से मिलती है। यहीं पर पहली बार लोक कल्याणकारी, सोशल वेलफेयर शब्द का प्रयोग है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उल्लेख प्रस्तावना में है, लेकिन लोक कल्याण की जानकारी हमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व का संविधान का अनुच्छेद 38 से प्राप्त होता है, जहां लिखता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को इस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए कि नागरिकों की बौद्धिक क्षमता का विकास हो, नागरिकों में इनोवेशन अर्थात नागरिकों में नवीन सोच विकसित हो। ऐसी नीति का निर्माण करते हुए राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करे। तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण का उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 39 में भी लोक कल्याण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ दिया गया राज्य लोक कल्याण के लिए क्या क्या करे। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। दोनों को उसकी कार्य क्षमता, उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी के आधार पर, उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक योग्यता के आधार पर उसे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए। किसी प्रकार का स्त्री और पुरुष के बीच रोजगार के अवसर में, आर्थिक स्वतंत्रता में, आर्थिक स्वावलंबी को प्राप्त करने में भेदभाव नहीं करे। अनुच्छेद 39 का दूसरा पॉइंट कहता है कि राज्य आय एवं संपत्ति का असमान वितरण को कम करने का प्रयास करे। असमान वितरण अर्थात राज्य इस प्रकार का, जो भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवाद किसको कहते हैं, जहां आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करने का प्रयत्न करे। इसी कारण देखते हैं कि इनकम टैक्स, जो जितना अधिक कमाता है उस पर अधिक टैक्स लगाए जाते, उसे बोलते प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स।
जिसकी पीठ जितनी चौड़ी हो उसके पीठ पर उतना अधिक वजन लादा जाए। तो यही कहता है कि राज आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करे। किसी के पास बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है तो राज उसको कम करने का प्रयत्न करे, अर्थात जो अमीर पर टैक्स लगा करके गरीबों की जीवन स्तर को सुधारने का, अभी जितना भी आप देख रहे हैं कि गरीबों को निःशुल्क चावल दाल वगैरह दी जा रही है, कहीं न कहीं वह इसी से जुड़ा हुआ है। आय और संपत्ति के असमान वितरण को अनुच्छेद 39 का तीसरा नंबर का कहता है, राज आय और संपत्ति के सकेंद्रण ऐसा व्यवस्था करे कि पैसा एक जगह जमा ना हो जाए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि 90% लोग मेहनत करते हैं और उसका लाभ 10% लोग प्राप्त कर लेता है, जो कहता है हमारे पास मैजिक नॉलेज है, और 90% की श्रम का लाभ वो 10%, जिसे उन्होंने शोषक और शोषित वर्ग के रूप में यहाँ पर इसी कहता है धन और संपत्ति को कुछ लोगों तक केंद्रित होने से रोकने का प्रयास करें। ध्यान देना ये है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के संबंध में जो कुछ न्यायिक निर्णय है, चंपक दो राजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार प्राथमिक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक पूरक तत्व है, इसलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में व्यवस्था किया गया कि मौलिक अधिकार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी जा सकती है, अर्थात चंपक दो राजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसमें पहला संविधान संशोधन में भी कुछ परिवर्तन किया गया था, संविधान संशोधन 42वां में भी परिवर्तन किया गया, 31वां में भी कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन मोटे तौर पे 42वां संविधान संशोधन में आता है। लेकिन मिनर्वा मिल विवाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए एक को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। अर्थात चंपक दो राजन विवाद में अब दिया गया अपना निर्णय, अब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित निर्णय को दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ रद्द कर दिया। अब प्रश्न आएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार कहाँ से आया? तो संविधान का अनुच्छेद 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है तो वो संसद के द्वारा बनाया गया कानून या स्वयं के द्वारा दिया गया फैसला का वो रिव्यू कर सकता है, और अभी लगता है कि पहले का फैसला में कुछ खामियां है उसे वो रद्द कर सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि स्पष्ट रूप से दिया गया मिनर्वा मिल विवाद में कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। लेकिन देखिए अनुच्छेद 39 2 और 3, अनुच्छेद 39 का दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है, इसे मौलिक अधिकार पर आज भी प्राथमिकता प्राप्त है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत है, तो समाजवाद में आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करने, आय संपत्ति को कुछ लोगों तक केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार जो है मौलिक अधिकार को प्राथमिकता किस पर दे सकती है, और यहाँ पर काम किया जाएगा। अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व का ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अभी भी मौलिक अधिकार पर प्रभावी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद इसका चौथा पॉइंट कहता है, अनुच्छेद 39 का चौथा पॉइंट, राज्य स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रबंध करे। इसके लिए 1976 में एक अलग से कानून बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम। 1976 में
एक अलग से कानून बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब ये नहीं होता है कि महिला का वेतन कम है तो पुरुष का वेतन कम कर देना। वेतन में वृद्धि करके वेतन को बराबर करना है। महिला को वेतन पुरुष के बराबर देना पड़े, जिसे महिला को बहाल ही नहीं करे, ऐसा व्यवस्था नहीं करना है। तो कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसी का 5वां पॉइंट कहता है, राज्य का नीति तत्व का 5वां पॉइंट, अनुच्छेद 39 का 5वां पॉइंट कहता है कि राज्य बच्चे, स्त्री, पुरुष सबों को उस प्रकार का काम दे जो उसकी बौद्धिक, जो उसकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल हो। अर्थात राज्य बच्चों को शोषण से बचाए, साथ ही बच्चों को ही नहीं बल्कि वयस्क लोगों को भी शोषण होने से बचाए, उसे उसकी कार्य क्षमता के आधार पर। अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति के वयस्क है लेकिन बीमार है तो उसको ऐसा काम लगा दें, टीबी का रोगी है उसको लगा दें हम सीमेंट उद्योग में, जिससे उसका और टीबी बीमारी बढ़ जाएगा, लगा दें बीड़ी उद्योग में और बीमारी बढ़ जाएगा। कहता है कि राज्य जो है बच्चे हों, वृद्ध हों, वयस्क हों, तो हर को उसकी इस आधार पर जैसा कि मानसिक और शारीरिक रूप से उसमें योग्यता है, उस आधार पर ही उसे कार्य पर लगाया जाए। ये सभी अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद 39 से आप भली भांति परिचित हो चुके, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। आधा वीडियो को आज रखेंगे, आधा वीडियो को हम इसको कल रखेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। महात्मा गांधी का जो स्वप्न था कि गांव में स्वराज हो, ग्राम स्वराज, गांव में स्वराज हो, गांव के लोग विकास के लिए स्वयं तत्पर हो। अब भारत का गांव अतीत काल में स्वावलंबी रहा था। मुगलों का काल हो, दिल्ली सल्तनत का काल हो, वो तो अंग्रेजों ने भारत की पूरी ग्रामीण व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। तो भारतीय ग्राम स्वावलंबी हुआ करता था। अपनी आवश्यकता की तमाम प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार के नमक और कुछ गरम मसाला वगैरह छोड़ दिया जाए तो लगभग प्रत्येक गांव अपनी तमाम आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा स्वयं प्राप्त कर लेता। इस प्रकार का वहां वर्गिक विभाजन था। तो महात्मा गांधी का ही था राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। हाँ, अलग बात है कि महात्मा गांधी के इस विचार से भीमराव अम्बेडकर सहमत नहीं थे। वो ग्राम स्वराज या स्थानीय स्वशासन के पक्षधर नहीं थे। उनका स्पष्ट मानना गांव के लोग जो है अशिक्षा के अभाव में जाहिल हो चुके हैं, और उनमें जो वर्ग भेद है, उनमें जो पुरानी संकीर्ण जातिगत भावना आ चुकी है, जिसके चलते वह कहीं भी सामाजिक न्याय को पनपने नहीं देंगे। वहां पर जो है दम्भ का भावना आ चुका है। तो जहां भीमराव अम्बेडकर ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के कतई पक्षधर नहीं थे, जबकि महात्मा गांधी उसके प्रबल समर्थक। और इसमें एक और प्रश्न आता है, जयप्रकाश नारायण भी इसमें जुड़ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण था कि ग्रामीण क्षेत्र में, स्थानीय स्वशासन में, ग्राम प्रशासन में राजनीतिक हिस्सेदारी या राजनीतिक भागीदारी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गांव के लोगों को राजनीतिक पार्टी के तहत विभाजित नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं कई राज्यों में, बंगाल से लेकर कई महाराष्ट्र वगैरह कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव की जाती है। जयप्रकाश नारायण पंचायती राज में राजनीतिक दलों की भागीदारी या हिस्सेदारी का विरोध किए थे। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य गरीबी, बेरोजगारी, दुर्घटना, विकलांगता, वृद्धावस्था इत्यादि के समय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। यहाँ पर देखिए सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग। जीवन की 6 ऐसी आवश्यकता होती है, जीवन की 6 ऐसी आवश्यकता होती है जहाँ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। वो अवस्था क्या क्या होती है? वो अवस्था जो होती है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वह यदि बीमार पड़ जाता है, वह जब वृद्ध हो जाता है, जब महिला मां बनने वाली होती है,
वह जब विकलांग हो जाता है और असमय कामगार व्यक्ति, धन कमाने वाला व्यक्ति, संपत्ति अर्जन करने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु हो जाती है, तो जीवन की ये 6 ऐसी आवश्यकताएं हैं जहां व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। यहाँ सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध किया गया अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य गरीबी को, बेरोजगारी को, अभी आप देखते हैं मनरेगा सहित जो कार्यक्रम चल रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके अलावा कई योजनाएं जो 1952 से लेकर अब तक चलाया गया, वो सभी योजनाएं इसी अनुच्छेद 41 को आधार बनाकर, अनुच्छेद 41 को आधार बनाकर शुरू की गई है। ऐसा पूछ सकता है कि मनरेगा काम प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकों का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, अधिकार बन गया है, वो किस अनुच्छेद के आधार पर? तो अनुच्छेद 41 के आधार पर। तो अनुच्छेद 41 के आधार पर यह नागरिकों का अधिकार बन गया है। इसके तहत मनरेगा 2005 में लागू, ये संसद ने पास किया, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। इसका शुरू में नाम था नरेगा और 2009 में उसे कर दिया गया मनरेगा। इसके तहत ही जो है विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जो 3 प्रकार की पेंशन, उसके बाद अलावा जो है गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा वगैरह तमाम इसके माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलिए आज हम लोग 41 तक के बारे में अध्ययन किए। इसी का अगले पार्ट में और क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको 2 भागों में से राज्य का नीति तत्व को रखेंगे। इसलिए विद्यार्थीगण, आज जो हम लोगों ने अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 और 41 पढ़ा, क्या ये वाकई में आपके लिए उपयोगी था? मैंने जो बतलाया कि आपने ऐसा प्रश्न के रूप में देखा है, और यदि प्रश्न के रूप में देखा तो यकीनन तौर पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बेहतर लगी होगी, और यदि बेहतर लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका कश्यप।